हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। 218वां एपिसोड है। आज मौका मिला है एक ऐसे व्यक्ति से बात करने का, एक ऐसे व्यक्ति विशेष से बात करने का, एक ऐसे ऑफिसर से बात करने का, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफिसर ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस, and of course we are very lucky to have him as a DCP crime. He is none other than गजानन राजमाने सर। सर, गुड इवनिंग एंड 218वां एपिसोड है आज राज की बात का, उसमें आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतने वक्त के बाद मुझे अपॉइंटमेंट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब एक शहर की एक संकल्पना होती है, तब उसमें उम्मीद ये होती है कि अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग रहें। जब अच्छे लोग उम्मीद करते हैं कि शहर में अच्छाई बढ़े, वहीं पर सर कुछ लोग आकर गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ लोग क्राइम कर देते हैं और उस क्राइम को आप कंट्रोल करते हैं। नागपुर में जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा? नागपुर एक अपने देश का सबसे बेहतरीन शहर है, मुझे लगता है। यहाँ आगे वाले दिनों में ये सबसे द बेस्ट शहर बन जाएगा, क्योंकि फ्लोरिशिंग सिटी है जी। यहाँ की हवा, यहाँ की बारिश बोलो, या पूरा वातावरण एकदम बेहतरीन है। लेकिन बात चल रही है क्राइम की, तो मैं आपको बता दूं कि नागपुर शहर जो प्रमोट किया जाता है क्राइम सिटी, वैसा कुछ भी नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें, पूरे आंकड़ेवारी हमारे पास है। 1999 या 2000 में अपने जस्ट एक दो एग्जाम्पल हम आपको देंगे जी। कि उस दरमियान 135-140 के एवरेज अपने शहर में सालाना मर्डर होते थे। आज हम देख रहे हैं कि 2019 और 20 में ये मर्डर कम होते गए। बहुत यहाँ के आने वाले ऑफिसरों ने बहुत उस पे ऊपर मेहनत ली है और अभी वो एवरेज आंकड़ा है, नंबर है, वो 80 तक आ गया है। तो मुझे लगता है कि क्राइम कैपिटल, क्राइम बढ़ रहा है, ये कहना गलत बात है। चेन स्नैचिंग का देखो, यहाँ पर 400, 300, 250 ऐसे चेन स्नैचिंग होते। तो पिछले साल का आंकड़ा है, वो तो 45 तक आ गया था। इस साल का आंकड़ा है, अभी दिसंबर होने का है, 12 के आसपास चेन स्नैचिंग हो गई। इतने बड़े पॉपुलेशन में ये सब कम होना, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और मेरी आप सबको विनती है इस लाइव शो के दरमियान कि अपने शहर को क्राइम सिटी करके प्रमोट मत कीजिए। ये सबसे सुंदर ब्यूटीफुल एक हार्ट है अपने देश का, जहाँ से 0 माइल्स जा रहा है। और अपने शहर के बारे में हमें प्राउड फील होना चाहिए। मुझे जो प्राउड फील हो रहा है कि मैं नागपुर में रह रहा हूँ, सबको होना चाहिए। तो क्राइम डिक्रीजिंग सिटी और ब्यूटीफुली फ्लोरिशिंग सिटी करके हमें दिमाग में लेना चाहिए कि अगर नागपुर से कहाँ घूमने के लिए कहाँ लोग जाते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में हो या फिर और कहाँ स्टेट में जाते हैं, तो लोग ऐसे ने बोला अरे आपके यहाँ तो क्राइम बहुत है। ये तो हम प्रमोट कर रहे हैं। वैसे आंकड़े की तरफ जाए तो ये क्राइम बहुत कम हो रहा है। एडिशनल एक बात बताना चाहता हूँ कि 2000 में कि वैसे यहाँ का पॉपुलेशन कम था, सिटी का एरिया भी कम था, अभी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन इतनी 10-15 लाख से बढ़ रही है, फिर भी क्राइम कम हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। सर, लेकिन जब क्राइम रेज होता है, उसके कारण आपके हिसाब से मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्या लोगों को जॉब्स ना मिलना ये कारण हो सकता है? स्पेशली कोरोना वायरस के अनलॉक के बाद जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं और इफेक्ट कर रहे हैं लोगों को। आपको क्या सोचना है सर? क्राइम जो होता है उसका कारण तो भी होता है कि चोरी बढ़ती है, तो लोगों में एक तो संस्कार की कमी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ काम नहीं मिल रहा, वो होता है। ड्रग्स है या फिर दारू पीने का शौक है, उससे भी क्राइम हो जाता है। और लालच, लोभ में हम अगर वासना में लोग आ जाते हैं तो बलात्कार, रेप या विनय भंग जैसे क्राइम हो जाते हैं। लोभी आदमी बनता है तो फिर चोरी करेगा, किसी को लूटेगा या फंसाएगा। क्रोध में आता है तो मर्डर हो जाता है। तो ये सब ऐसे कारण हैं। लेकिन हम उसके लिए ही यहाँ बैठे हैं कि भारतीय संविधान है, आज पूरे विश्व में भारत संविधान दिन मनाया जा रहा है। उस संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान ही हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभाएंगे। और आप बोल रहे हैं कि बुरे लोग बहुत कम होते हैं,
उनके लिए ही हम हैं, और जरूर आपका साथ रहेगा, साथ है ही, आपके साथ साथ एक क्राइम को हम और कम करने में कामयाब हो जाएंगे। सर, सब ज़्यादातर लोग सर आपके गुस्से से डरते हैं, आप किस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा होते हैं? गुस्सा, देखो हमें ये तो आपने एक अजब किस्सा कहा। पुलिस वाला है तो पुलिस को थोड़ा गुस्सा होना चाहिए, लेकिन अगर कई मासूम लोग हैं, जी छोटी छोटी लड़कियां हैं, जी, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है, तो ऐसे लोगों को देखकर गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन हम संविधान को जो दिए हुए कायदे कानून है ना, उसको इधर उधर छोड़कर जा नहीं सकते, तो उस गुस्से को हम कागज में उतारते हैं, और ऐसे बदमाश हरामजादे लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई हो और उसको सजा मिले, उसमें हम गुस्सा हमारा उतारते हैं। तो जब से हमने पोस्ट किया कि मैं आपके साथ आज इंटरव्यू करने वाला हूं, कुछ लोगों ने सर पर्सनलाइज तौर पे मुझे सवाल भेजे हैं, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन सवालों का जवाब दें, और अगर आप न चाहें तो आप कह सकते हैं कि आप नहीं देना चाहते जवाब। सर, एक सवाल आया है प्राइवेट साहूकारी पे और उसकी खंडनी पे। जो प्राइवेट साहूकार हैं वो 10, 15, 20% टका ब्याज लगाते हैं और फिर बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। स्पेशली कोरोना वायरस काल के बाद लोगों का अब देना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि व्यवसाय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आया है, कई सारे व्यापारी बहुत परेशान हैं, कई सारी सुसाइड्स भी हैं उसकी वजह से। कुछ कहना चाहते हैं प्राइवेट साहूकारों को? प्राइवेट साहूकारी है, इसके ऊपर क्राइम ब्रांच नागपुर पुलिस ने ही बहुत अच्छा काम किया है। आपको पता होगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनको हमने उनके ऊपर बहुत सारे गुने दाखिल कर दिए, कि हमने ओपन उनको आह्वान भी किया है, इस जरिए भी हम करते हैं कि साहूकारी, प्राइवेट साहूकारी से किसी का पैसा 15-20% से लेना, उसको धमकाना, उसके इमूवेबल जो भी या मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसको छीनना, नाम पर करना, ऐसा कोई भी तकरार आपके पास हो, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। तो बहुत लोग हैं, सैकड़ों हजारों में लोग हैं कि जिनको इससे राहत मिले। अगर ऐसा कोई है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं, ऐसे लोग इसका परसेंटेज 0 हो अपने नागपुर शहर में, ये हम जरूर आपको वादा करते हैं। सर, आप एक मात्र ऐसे ऑफिसर में से एक हैं जिनको लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। यू आर वेरी अप्रोचेबल, आपसे आसानी से लोग अप्रोच करते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, आप उनकी तकलीफ सुनते हैं। कई बार सर ऐसा लगता है आपको कि ये जो कम्युनिकेशन तरीका है आपका, ये बिल्कुल सही जा रहा है और बाकी ऑफिसर्स ने भी इसको फॉलो करना चाहिए? ये तो हमें ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है, या हमारा संविधान, हमारी शपथ है, उसमें 3 चीज़ों एक अहम होती है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑफिसर कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। जो पार्शियल है, पार्शियलिटी रखता है, कि वो कभी भी, ऑफिसर ही क्या, कोई भी इंसान पार्शियलिटी रखता है, वो अच्छा नहीं बन सकता। या फिर वो कास्ट, क्रीड, जेंडर को लेकर या लैंग्वेज को लेकर बोलो, या फिर गरीब श्रीमंत, इस सब को लेकर, अगर कोई धर्म को लेकर अगर कोई भेद रखता है, तो मनुष्य कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। तो इम्पार्शियल ऑफिसर भी होना चाहिए, नहीं तो कोई आ रहा है हमारे पास तो उससे कोई हमें फायदा हो, ये भी एक पार्शियलिटी है, कि आ रहा है और उसकी मदद हम करना चाह रहे हैं, कि उसका समाधान हो, सेटिस्फैक्शन उसका हो, हमारे पास आ गया है तो ये सोच से हम अगर काम करेंगे, तो एक क्वालिटी एक वो है। और तीसरी क्वालिटी जो आप पूछ रहे हैं, कि हम हर एक के लिए अवेलेबल हो, अप्रोच, हर एक को हमें पास आने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए अभी एक बहुत अच्छा मीडियम है, सोशल मीडिया है, या फ़ोन है, या डायरेक्ट भी लोग आ सकते हैं, कि आसानी से उनका हम काम कर सके। तो ये अच्छा है। और हम बहुत सारे हमारे ऑफिसर हैं, हमारे डायरेक्ट सीपी सर भी है, कि किसी के भी कॉल उठाते हैं, कोई व्हाट्सएप करता है उन्हें, तो जरूर उनको रिप्लाई देते हैं, और सबके जो भी प्रॉब्लम्स है झट से वो हल भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी है।
सर एक गैंग ने काम करना शुरू किया था जहाँ पर वो महिलाओं से पहले ऑनलाइन फ्रेंडशिप करते थे, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते थे, हनी ट्रैप करते थे। वो पूरा का पूरा एक गैंग था। उसमें से कुछ लोगों को आपने जेल में डाल दिया। अब उनमें से लेकिन उनकी दहशत इस किस्म की है कि वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बाहर निकलें और फिर से अपनी दहशत जमाएं। कुछ कहना चाहते हैं? इसमें महिलाओं का जो हरासमेंट किया था, वो जो आरोपी था रोशन शेख करके और उसकी गैंग, उसने फेसबुक द्वारा या फिर और सोशल मीडिया के द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा महिलाओं को फ्रेंडशिप करना, फिर ज़्यादातर वो मैरिड महिला थी, उनसे फ्रेंडशिप करना, और ऐसी महिला की जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी है, उसका हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहा है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, कोई चैटिंग करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, तो या फिर फंसा तो नहीं रहा हमें, ये थोड़ा सोच समझ कर, जैसे पुलिस का हर यहाँ घूमना जाना ऑब्जर्व करना डाउटफुली होता है, तो महिलाओं में थोड़ा वैसा डाउटफुल रहना सीखना चाहिए। और ऐसी कंप्लेन आती है या ऐसा लगता है तो झट से बिना डरते हुए, बिना झिझक के पुलिस के पास आना चाहिए। हालांकि ऐसे लोगों को और ज़्यादा ऑफेंस करने का मौका न मिले। और आप जो बोल रहे हैं कि बाहर आ जाएंगे तो दहशत, ऐसा नहीं होगा वो, क्योंकि कानून इतने अच्छे तरह से उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है, एमसीओसी का एक्ट भी लगाया है, तो ये लोग तो सज़ा उनको होनी ही है। डरने की कोई बात नहीं। और ऐसी है चीज़ें तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी यही हमारी प्रायोरिटी है। सर मकोका जब आप किसी पे लगाते हैं तो आप नागपुर पुलिस बहुत मेहनत करती है, उसमें पुलिस ऑफिशियल्स बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें मकोका लगाकर कोर्ट पहुंचाते हैं, लेकिन फिर बाद में कोर्ट उनको बेल भी दे देता है। दुख होता है ना पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को कि कोर्ट ने ऐसा किया? मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे दुनिया की सबसे सुंदर लोकशाही डेमोक्रेसी कहा है तो अपने देश में है, भारत देश में है। इतनी सारी पॉपुलेशन होकर भी 70 साल से कि जरा भी कहा झटका नहीं है। इतनी सुंदर रीति से ये डेमोक्रेसी चल रही है और उसका हम हिस्सा है, हमें उसका अभिमान है। तो ये डेमोक्रेसी है, उसमें जो कायदे बने हैं उस कायदे के अनुसार, अपने महाराष्ट्र में मकोका कायदा बना है उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। और उस कायदे के अनुसार ही अगर उसमें कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट हो, उनको बेल देना है तो बेल देते। लेकिन बेल देना इट डजंट मीन दैट कि वो मकोका से छूट गया है, कि ये टेम्पररी रिलीफ होता है। उसके ऊपर वो केस तो चलता है, केस चलेगा, विटनेस या फिर वो बोर्ड पर आ जाएगी, उस टाइम उसको पनिशमेंट भी हो सकती है, फिर अंदर जा सकता है। सर मीडिया ने एक डॉन को या एक गून को एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनाकर कई बार अखबारों में पेश किया है। आप आए, आपने चार्ज लिया क्राइम का और आपने एक परेड निकाल दी। चांदी की चेयर पे बैठने वाले व्यक्ति को आपने बिना चप्पल पैदल चलवाया, उनका घर तक तोड़ दिया। सर क्या ये एक पुलिस की तरफ से इतनी कड़क जो चीज़ें होती हैं, क्या ये सोसाइटी पे एक अलग असर डालती हैं? और ये होने के बाद क्या आपको लगता है कि जो दहशत है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी? एक्चुअली अपने देश का कानून सबसे बड़ा है और उसका अच्छी तरह से हम यूज़ करेंगे तो कोई भी मायका लाल नहीं है कि जो गुनाह कर कर खुलेआम घूम सकता है, फिर सकता है। ये जो आप संतोष आम्बेकर की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर नागपुर पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई की। उसके ऊपर 13 अलग अलग गुने रजिस्टर किए हैं। एमसीओसी के 2 गुने रजिस्टर हो गए। इसमें बलात्कार के भी 2 गुने रजिस्टर किए हैं। तो ये 13 गुने हुए हैं रजिस्टर किए। ये तो पुलिस ने तो अपना काम किया है, लेकिन फिरियादी भी आ गए अपने हमारे पास कि हमारी भी कंप्लेन करके है, कि जो इतने तादाद में कभी आए भी नहीं थे। तो ये तो जो भी फिरियादी है, नागपुर की जनता है, उनमें वो ताकत आ गई थी। वो जो मन में डर होता वो पूरा निकल गया था। जब उसको अरेस्ट हो गया उसके बाद ही 3 फिरियादी हमें बाहर से भी आ गए थे डायरेक्ट फ़ोन कर कर। तो एक अच्छी बात थी। और ऐसे लोगों को ज़्यादा
जो 10वीं पढ़ा भी नहीं है, ऐसे लोगों को ज़्यादा कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत बड़ा अपना कायदा है। बोलते हैं ना कि डर का माहौल करो तो सब आपको सलाम करेंगे, वैसा हो रहा था। लेकिन हमने देखा है कि कोई डॉन बिन ऐसा कुछ नहीं है। ये नागपुर शहर में वो क्या करते, सेल्फ खुद को प्रमोट करके अपना नाम उसने किया था ऐसा वैसा, लेकिन एकदम डरपोक है वो। और कानून हम ऐसे चार्जशीट उसके ऊपर की है और ज़रूर ऐसे तपास किया है अलग अलग गुनाहों में, चार्जशीट भी कईयों में हो गई, तो उसको जरूर शिक्षा होनी है। और ऐसे क्रिमिनल बड़े नहीं और ज़्यादा निकले नहीं, इसलिए हम सब ने मिलकर क्या करनी है, मेहनत करनी है। अगर एक आध दूसरा ऐसा करता भी क्राइम है तो उसको वहाँ ही दबाना चाहिए कानून के द्वारा। यशस्वी हो जाएंगे हम। नागपुर को बहुत सारे ऐसे नाम है, उन नामों से हम जान सकते हैं कि ये ऐसे बदमाश हरामजादे के नाम से वो नागपुर पहचान न सके। जी सर, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि लोगों ने आकर इन मुद्दों पे सीधा पुलिस को डायरेक्टली अप्रोच करनी चाहिए? मुझे लगता है सबसे अहम मुद्दा है कि महिलाओं का अगर कोई हैरेसमेंट कर रहा है या कोई छेड़छाड़ी कर रहा है तो ऐसे डायरेक्ट महिलाओं ने भी खुद डायरेक्ट आना चाहिए। या ड्रग्स जो है कि वो तो बोलते हैं डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही कहा है कि एखादा मर्डर अच्छा है लेकिन ड्रग का गुनेगार जो है, ड्रग बेचने वाला गुनेगार, वो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि कईयों को वो जिंदगी भर क्या करता है, मारता रहता है। तो ऐसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो डायरेक्ट पुलिसों के पास आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग आते हैं हमारे पास कि किसी ने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा करके 4, 5, 10 लाख जमाए हैं और उसमें उन्होंने कोई प्लॉट या फ्लैट कहा तो खरीदा है, और कहीं एक आधा गुंडा आ रहा है और उसके ऊपर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाए और उसको ग्रैब कर दिया है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो डायरेक्ट आना चाहिए। हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं, हमारे सर है, सीपी सर है, हमारी पूरी टीम है, पूरे डीसीपीज यहाँ पर है, पूरे एसीपी पीआई है, सब पॉजिटिव है, सब आपके काम करेंगे। क्राइम बेंच में आप आ सकते हैं। और भी कई मुद्दे होंगे कि जो कानूनन आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो आप जरूर आ सकते हैं। सर, अभी आपने महिलाओं की बात करी, तो सर महिलाएं जब अपनी कंप्लेंट लेकर अगर आपके पास आती हैं, क्या उनका नाम गुप्त रखा जाएगा? क्या ये? हाँ, ये तो कानूनन देखो, अभी दिल्ली में जो निर्भया केस हो गई थी, तो निर्भया का नाम हमें पता नहीं है क्या था नाम जी। तो ये तो कानून ने ही कि ऐसा बनाया है कि कहा भी पेपर में, मीडिया में या चार्जशीट में भी हम ऑनरेबल कोर्ट को बता सकते हैं कि ये नाम जो है वो बाहर ना आए, इसलिए हिडन रखा जाए। या साक्षीदार विटनेस भी होते हैं, उनके भी नाम हम हिडन रख सकते हैं। तो ये तो कानूनी नहीं है, उनका नाम है तो गुप्त ही रखा जाता है। सर, जब हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो सर ड्रग्स बेचने वाले पे आप कार्रवाई करते हैं, क्या सर ड्रग्स कंज्यूम करने वाले पे भी कार्रवाई करनी चाहिए या पुलिस करती है कार्रवाई? हमारे पास एक लड़की आ गई थी, लड़के माना उसके माता पिता आ गए थे और परेशान थे वो कि लड़की दिन के 20, 30, 40, 50 ऐसे सिगार पी रही है, कहाँ पर उसने कहाँ से वो ड्रग्स ला रही है, खाती है, ऐसा, और वो एकदम एडिक्ट हो गई थी। तो वो माता पिता आ गए, हमें फिर उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम था बताया। तो देखो, उनको, उस लड़की को हमने लाना, उसके ऊपर फिर कानूनन कार्रवाई करना और फिर वो जेल बिल ये सब करना, वो भी कर सकते थे। लेकिन क्या किया हम लोगों ने कि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लिया। उसको पहले पकड़ा गया जहाँ पर वो सिगार बिगार पी रही थी, कानूनन हम कार्रवाई करते हैं। उसको थोड़ा धमकाया तो लड़की मान गई और उसने शपथ खाई कि मैं आपसे कभी भी ये ड्रग्स नहीं लूंगी। लेकिन ड्रग्स क्यों ले रही है कि उसके ब्लड में वो पूरा फैला हुआ है, तो वो उसको शांत नहीं बिठा दे रहा। तो हमने फिर वो रिहेबिलिटेशन सेंटर है यहाँ एक, तो वहाँ उनको भिजवाया। माता पिता माने उसको 50,000 के आसपास कुछ ऐसा खर्चा आ गया रहने का। तो ये ठीक ठाक होकर फिर वापस आ गई और अपनी सामान्य जिंदगी वो जी रहे। दिल में वही होना चाहिए
कि हमें ड्रग्स छोड़ना है, अगर वो कोई भी व्यक्ति है बोलती है तो उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। और जो ड्रग बेचने वाले हरामजादे हैं ना, उसको बराबर दंडा देना चाहिए। वो बाद में ऐसा कोई ये तो महापाप है वो न करे, तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है। सर गन्स आए दिनों सर पिस्टल मिलते हैं, जो देसी कट्टा होता है वो मिलता है, पुलिस ही उसको डिटेक्ट करके रेड करती है, जब पकड़ में आते हैं तब दूसरे दिन अखबार में आ जाते हैं कि इतने देसी कट्टे मिले। सर ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है? नहीं, दिस इज द सक्सेस ऑफ नागपुर सिटी पुलिस। देखो, हम बता रहे हैं कि क्राइम कम होते जा रहा है। इसका प्रमाण क्या है कि क्राइम कम होता जा रहा है, माना हम अवैध जो शस्त्र आ रहे हैं अपने शहर में, बाहर से आते हैं, एमपी से आते हैं या कहाँ से भी आते हैं, तो उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, वो माहिती मिल रही है, उसके ऊपर हम गुने रजिस्टर कर रहे हैं। और इससे वो वेपन से जो भी गुनाह करना चाहता था आगे चलकर, तो वो क्या रहे, थम रहे। तो उसका वो प्रमाण है। लेकिन अभी कई लोग ऑनलाइन भी उसकी खरीदी कर रहे हैं, ऑनलाइन से कोई चाकू बिकू ला रहे, तो उनके ऊपर भी हम कड़क कार्रवाई कर रहे हैं। ऑनलाइन जो भी भेजने वाले हैं उनको भी हम नोटिस भेजने वाले हैं। अगर ऐसे आपके माहिती में, नज़र में अगर कहाँ आता है तो आप हमें भी बता सकते हैं, उसके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगी। सर हम फिल्मों में देखते हैं कि पॉलिटिकल बहुत प्रेशर रहता है पुलिस वालों पे, जब भी वो कुछ कार्रवाई करने जाते हैं कोई ना कोई नेता आकर उस पर अपनी टांग अड़ाता है। तो ये हकीकत में होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो देखो, ये तो लोकशाही, यहाँ तो लोक प्रतिनिधि सब है, आमदार होते हैं, खासदार होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, तो एक एरिया का वो रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो वहाँ के अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो रिप्रेजेंट करके वो पुलिस को ही नहीं, किसी भी वो ऑफिसर को बताएंगे। तो हम करते ही, लेकिन मैं बताता हूँ कि हमें तो अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं आया कि कोई फ़ोन कर रहा है मिनिस्टर और इलीगल किसी ने एक्टिविटी की है या आरोपी है उसको छोड़ो, या ऐसा कभी भी अनुभव नहीं आया। कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट की तो वो कल्चर नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, प्रेशर बिशर का कुछ ये नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर एकाध ऑफिसर ही होता है हजारों में से एकाधा, वो ही अच्छा काम नहीं कर रहा हो या किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो उसके ऊपर प्रेशर ला सकते हैं लोग। छोटे छोटे भी लोग हो, वो भी वो प्रेशर में आ सकता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि बिंदास, बिना दिक्कत, विदाउट प्रेशर हम काम करते रहते हैं। क्योंकि आमदार, मंत्री, खासदार साहब जो भी है वो बदलते रहते हैं, कानून बदलता नहीं, वो तो एक ही है और सबके लिए वो तो समान ही है। सर जो सुसाइड्स के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, स्पेशली पोस्ट कोरोना। किस किस्म का मैसेज आप देना चाहते हैं उनको जो इस किस्म का डिसीजन ले लेते हैं फाइनली किसी प्रेशर में आके? ये तो सुसाइड है, इसको तो बहुत बड़ा महापाप कहा जाता है। जो जिंदगी खुद की इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी मिली हुई है, उस जिंदगी को जी नहीं पा रहा या उस जिंदगी को अपना मानकर उसको फ्लोरिश नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर रहा है कि दुखी होकर, किसी परेशानी आपका डिस्ट्रेस होकर, फ्रस्ट्रेट होकर क्या कर रहा है कि अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। तो मुझे लगता है ये कुरान शरीफ या गीता में भी या बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि ये महापाप है खुद की हत्या करना, दूसरों की हत्या करने से भी ये महापाप है। तो एक तो ये नहीं करना चाहिए। अपेक्षों का जो लोड है वो बहुत सारा लिया है हम लोगों ने कि 96 मार्क्स मिले तो मेरे पड़ोसी को 97 मिले, तो एक क्यों नहीं मिला, तो परेशान हो जाएंगे। या फिर इसको इतने पैसे मिले, मुझे नहीं मिले, तो परेशान हो जाएंगे। या कोई अफेयर चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए तो परेशान हो जाएंगे और खुद को सुसाइड कर देंगे, या ड्रग्स में आकर ये नहीं करना चाहिए। ये सबसे महत्व की एक बात है, अपने जीवन मिला है। उससे भी ज़्यादा महत्व मिला है कि हमें भारत में जीवन मिला है, भारत का हम भारत में जन्मे हुए हैं। और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन महाराष्ट्र जैसे ये नागपुर शहर जैसे देश का हार्ट है, वहाँ पर हम पैदा हुआ है। जिंदगी को बहुत अच्छी तरह पॉजिटिवली जीना चाहिए, अच्छे विचारों को अमल में लाना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए,
जो अंदर में वो खुशी वाला सब हो, गंदगी वाला इनपुट हम अंदर नहीं डालें। जो भी देखे अच्छे सुने, अच्छे पढ़े और अपने विचारों को अच्छे बनाए। ऐसा एक भी विचार हमारे जीवन में पैदा ही नहीं हो, हमारे माइंड में पैदा ही ना हो कि हम जिंदगी को ख़त्म करें या नहीं करें ऐसा। तो आप पॉजिटिविटी से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमने देखे हैं कि बहुत लोग जिनको हाथ नहीं है, हाथ कटा हुआ है जी। दोनों हाथ कटे हुए हैं, ऐसे भी लोग देखे दोनों पैर कटे हुए हैं, फिर भी जैसे वो आर्टिफिशियल पैर लगाकर वो ओलंपिक में दौड़ रहे हैं। माना आपने जितने भी प्रॉब्लम, ब्लाइंड है जी। फिर भी वो, या स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग आप देखे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि आपने हदबल-ताक के ऊपर वो निराश होकर बैठे नहीं, उन्होंने उसका भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जी। कि जैसे ब्लाइंड लोग कहीं है, वो तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं कि जहाँ से नीचे देखेंगे तो हमें चक्कर आ जाएगी, गिर जाएंगे। लेकिन वो ब्लाइंड है इसलिए चढ़ रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है होता कि हम कितने ऊपर चढ़े हुए हैं, तो उसका वो फायदा लेते। ऐसे हमारे जीवन में आने वाली जो भी कठिनाई है उसको हम पॉजिटिव तरीके से देखें, ये आई है हमें आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा सोचकर आगे बढ़े। और आप अभी, जैसे मैं भी अनुभव करता हूँ कि अपने जीवन में जो उस दरमियान लगती थी कि अच्छी चीज़ नहीं हुई, लेकिन अभी आकर पता चलता है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी। तो पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुसाइड का सु भी सामने नहीं आना चाहिए। ये तो बेकार की बात है, जिंदगी जिएंगे। सर, एक सवाल आया है रेत माफिया के ऊपर में। रेत माफिया दिन पे दिन बहुत ज़्यादा सक्रिय होते जा रहा है, ऐसा अखबार कहते हैं। और फिर वो पुलिस वालों पे कई बार गाड़ी चढ़ा देते हैं, कई बार एक्सीडेंट कर देते हैं, कई सारे लोगों को भी बहुत मार लगी है क्योंकि जो ट्रक है वो बहुत तेज चलते हैं। सर, रेत माफिया को लेकर नागपुर पुलिस किस किस्म के कड़े? फिलहाल में ऑनरेबल सीपी सर है अपने, और उनके मार्गदर्शन में एक बड़ा ऑपरेशन किया था रेती माफियाओं के ऊपर। पूरा बहुत सारे ट्रक्स पकड़े थे और उनका भी एक ऑर्गेनाइज्ड ऐसा एक क्राइम है। तो हम उसके रूट तक गए हैं और हो सकता है आगे चलकर ऐसे बदमाश लोगों के ऊपर, हरामी लोग हैं इनके ऊपर, हम ये मकोका की भी कार्रवाई करेंगे। और ये तो बहुत बढ़िया हानि भी है अपने पर्यावरण के लिए जी। और रेवेन्यू को गलत ये करना, ये भी वो करते हैं। तो इसमें फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है या फिर आरटीओ डिपार्टमेंट भी है, उनको भी इन्वॉल्व करके एक अच्छी तरह सा ड्राइव लेकर ये सब हम खत्म कर सकते हैं, करेंगे जरूर। सर, हमारे एक व्यूअर है, उनका नाम है शशांक गट्टेवार। वो पूछते हैं कि जो साइबर क्राइम इश्यूज हैं इनको नागपुर पुलिस बहुत बहुत सटीक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बट जो एक यूज़र है जो साइबर पे आकर बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, कई सारे लोगों पे कमेंट कर देता है, कुछ ऐसे पिक्चर्स डाल देता है जो नहीं डालना चाहिए, कई बार लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। सर, इस पे आपका क्या सोचना है? प्रिवेंशन इज बेटर इसमें है कि ये जो भी श्रोता है, देख रहा है, उनको मेरा यही बात बतानी कि अवेयरनेस हमें करना चाहिए लोगों को। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में लोभ में आकर कि हमारा फॉर एग्जांपल आपका कोई गिफ्ट फॉरेन से आ गया है और वो 4-5 करोड़ का है, तो आपको लॉटरी लगी है, ये लगी है और आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, उतने पैसे। अरे ये पूरा लालच का काम है। ये आपकी ज़मीन है, वहाँ पर हमारा टावर लगाना है, तो ये सिलेक्ट हो गया है तो आपको 5 लाख भरने पड़ेंगे, फिर हमको 2 करोड़ देंगे। ये सब पूरा लालच का काम है। ध्यान में ये रखना चाहिए कि विदाउट मेहनत, कष्ट के बिना इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। कष्ट के बिना इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। आपका पेट बड़ा है, पेट अच्छा दिखना चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक चीज़, खाना भी खाना है तो भी मुख में डालना पड़ेगा। तो इतने सारे पैसे आल रहे हैं, फोकट में कोई देने वाला नहीं है, तो ये सोच रखनी है। कोई बैंक कभी भी किसी को भी पूछती नहीं कि आपका OTP दो, आपका अकाउंट नंबर दो, आपका ये दो वो दो, तो वो आप उसमें सजग रहना चाहिए। कभी भी
क्लिक करते हो उसके पहले डाउट मन में आना चाहिए कि मे बी दिस मे बी साइबर क्राइम। तो अवेयरनेस इसकी बेस्ट पॉलिसी है और उससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। और फिर भी अगर कोई ऑफेंस होता ही है तो नागपुर साइबर सेल इज द बेस्ट साइबर सेल महाराष्ट्र में है, वो तो कर ही काम। सर कई सारे ऐसे, ये मेरे आखिरी के 2-3 सवाल हैं कि सर कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी, क्रिमिनल्स नहीं बोलूँगा वो सर, वो एक आम जनता है लेकिन वो उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, एक हिस्ट्री रही है, लेकिन अब वो अपना जीवन बदल चुके हैं। वो उनको समझ में आ गया है कि जेल जाना और कोई भी क्राइम में पड़ने से कितनी तकलीफ़ें जाती हैं। उसका एक बहुत बड़ा श्रेय सर आपके कमांडमेंट्स को भी जाता है कि जिस तरह से आपने चीज़ों को बहुत सक्रिय तरीके से काम किया और अपना काम प्रबल तरीके से किया। लेकिन सर अभी भी जब पुलिस कोई चीज़ होती है शहर के अंदर में तो ऐसे लोगों को उठा लेती है, आधी रात को उठा लेती है, उनके घर जाकर उठा लेती है, कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन उनको भी आता है। ये पुलिस किसी को भी ना, किसी भी इनोसेंट को कभी भी हाथ नहीं लगाएगी। अगर किसको अरेस्ट कर रही है कानूनन तरीके से, उसने कुछ ना कुछ कहाँ ना कहाँ उसका हाथ होगा या कोई जानकारी होगी, माहिती होगी। नागपुर पुलिस या हम यहाँ क्राइम ब्रांच में है कि इट इज़ गारंटी आपको है कि कभी भी हमने इनोसेंट को किसी भी गुने में फंसाया नहीं, डाला नहीं। उसमें इन्वॉल्व है तब ही उसको उसके ऊपर गुनाह रजिस्टर किया है। और कानून वही कहता है ना कि जेल में लोगों को क्यों डालना है, कि जेल में जाकर उसको समझ आए कि हमने जो कृत्य किया था, जो क्राइम किया था, गंदा काम किया था, उसको पछतावा हो और पछतावे के बाद अपना वो जीवन सुधरे। इसलिए तो जेल है, तो वहां जाकर उसको उसका एहसास हो। तो इन लोगों को अगर ऐसा एहसास हो गया है कि हम तो साधारण जीवन जी रहे और कोई क्राइम नहीं किया है, तो कुछ डरने की बात नहीं है। तो कानून आपके साथ ही है और कोई आपको, कोई भी माई का लाल हाथ, पुलिस ही क्या, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता अगर वो इनोसेंस है तो। सर कई सालों से आप अभी आपने कहा कि नागपुर का जो क्राइम रेशियो है वो बहुत कम हो गया है, बहुत कम क्राइम हो गया है। कंपेयर भी किया आपने नंबर्स के साथ, आपने स्थापित भी किया हमारे व्यूअर्स के सामने कि नंबर्स कितने कम हो गए और कम हो रहे हैं। लेकिन सर जब बात आती है रोज़ सुबह जागने की और जागकर अखबार पढ़ने की, तो सर जो कुछ चीज़ें जो फ्रंट पेज पे आती हैं, आपको नहीं लगता कि पत्रकारों ने थोड़ा सा और जिम्मेदारी स्वरूप उसको अंदर वाले पेज में डालना चाहिए? समाचार में सदाचार हो, ये एक स्लोगन लगना चाहिए। देखो सुबह सुबह हम कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हैं ना, किंग साइज ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं, उससे पूरा हमारा शरीर का ताकत कितनी होगी वो हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं। वैसे सुबह सुबह ये भी मेंटल ब्रेकफास्ट है। अगर सुबह सुबह हम इसको वो हेल्दी नहीं, पोल्यूटेड हो कि जिसमें बलात्कार, खून या कहाँ पर एक्सीडेंट, कहाँ ये किया वो किया, ऐसा अगर होगा और वो हम पढ़ रहे तो ऑटोमेटिकली हमारे मन को, विचारों को हम पोल्यूट कर रहे हैं और फिर वैसा ही बिहेव करने का, हमारे से वैसे ही बिहेव बाहर भी आ जाता है, आउटपुट आता है। तो पत्रकारिता ये भी एक डेमोक्रेसी का 4th पिलर है बोलते हैं, तो वो भी समझदारी से ही न्यूज़ देते हैं। फिर भी जो वाचक है उन्होंने भी वो सोचना है कि क्या है, किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। जैसे हम जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते थे तो सुबह सुबह वो पेपर आता है तो मार्क करते थे कि कौन से आर्टिकल को या कौन से न्यूज़ को हमें पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम। तो ऐसे हमारे जीवन के लिए कौन सी न्यूज़ अच्छी है जो हमारा और बेहतर जीवन बनाए, तो उस न्यूज़ को पत्रकारों ने भी प्रमोट करना चाहिए और पढ़ने वालों ने भी वही पढ़ना चाहिए कि जिससे, क्योंकि विचारों के वाइब से पूरा अपना वातावरण बनता है कि हमारा वही मानना है कि एक आध के घर में हम जाएंगे तो घर में एंट्री करते ही बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये तो जैसे मंदिर जैसा लगता है। कहीं उनके घर में जाएंगे कि जैसा कोई सुनसान जैसा कोई मरा है ऐसा लगता है जी। तो इट इज़ नथिंग बट कि वहाँ जो वाइब्स है विचारों के, वहाँ पे रहने वाली फैमिली है वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं जी, उसके ऊपर निर्भर करता है। विचारों का क्या होता है, वो पूरा इन्वायरमेंट बनता है। तो अपने देश को या अपने शहर को, राष्ट्र को हम बनाना चाहते हैं अच्छा, तो अच्छे विचार फैलाए हम। तो इसकी शुरुआत तो इससे ही होती है।
पत्रकारिता न्यूज़ से या फिर सोशल मीडिया से, तो ये सब हम अच्छे फॉरवर्ड करते रहे जी और अच्छा पढ़ते रहे। सर, ट्विंकल फाउंडेशन कई सालों से बच्चों के लिए काम करते आ रहा है। उनके जो प्रेसिडेंट हैं ट्विंकल फाउंडेशन के, और जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, उनका नाम है यश गौरखेड़े। वो इस वक्त आपको देख रहे हैं। कहते हैं, श्री गजानन राजमाने सर, अ ग्रेट पर्सनालिटी, जस्ट वांटेड टू आस्क हिम व्हेन वी कैन मीट हिम टू रेस्क्यू द चिल्ड्रन हु आर मिसिंग फ्रॉम हियर्स। कई वर्षों से कुछ बच्चे गुमशुदा हैं और उनको रेस्क्यू करने का काम ये ट्विंकल फाउंडेशन करते आ रही है। तो वो आपसे उम्मीद कर रही है कि वो आप भी उनका साथ दें। ट्विंकल फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जय हिंद। कि ये बहुत बड़ी समस्या है आप जो बता रहे हैं कि अभी जस्ट कि कहीं एक हफ्ते में हम अपने कई डीसीपीओ साहब से भी एक मीटिंग करवाई है और इसके ऊपर हम एक अच्छा सा प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ऐसे बच्चों का हम जो मिसिंग है उनको भी ला सकते हैं। और हमारे पास भी ऐसे ऑफेंस आते हैं कि जो क्रिटिकल होते हैं, तो उनके ऊपर भी हमारा काम शुरू है। आज ही हमने जो बच्चे घूम रहे थे उसके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई की है। तो आपका भी हमारे ऑफिस में स्वागत है कि आप भी अगर हमारे पास आते हैं तो जरूर हम मिलकर और कुछ अच्छी चर्चा कर सकेंगे और उसके ऊपर एक और बेहतरीन सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सर, क्या नागपुर बेगर्स फ्री सिटी बनेगा? जरूर बनेगा, बन सकता है। कि आज संविधान दिन के दरमियान मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि अपना इतना सुंदर देश है और इस सुंदर देश में कहा तो इतनी हाई फाई बड़ी बड़ी गाड़ियां है, सिग्नल है, बहुत अच्छे है और वहाँ कहा भीख मांग रहे हैं। तो 70 साल हो गए, अभी तक इनको हम कुछ नहीं दे पा रहे। कि ये सबको ही लगता है कि ऐसा इनको कुछ हमेशा के लिए शाश्वत उनको कुछ मिले। तो हम सब अगर उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो जरूर हो सकता है कि एनजीओज है जैसे ट्विंकल फाउंडेशन जैसे और बहुत सारी एनजीओ है कि अपने नागपुर शहर में जहाँ जहाँ ऐसे स्पॉट्स है, हॉट स्पॉट्स है, जहाँ जहाँ पर बेगर्स है या गरीब लोग रहते हैं, वहाँ जाकर एक सुपर प्लान हम बना सकते हैं कि कभी भी रोड के बाहर ना आए और भीख ना मांगे। और कानूनी तरीके से भी कार्रवाई जारी है, शुरू है, लेकिन वो उसके ऊपर वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। फाइनल सोल्यूशन के लिए और अच्छे प्लान हमें करने पड़ेंगे। साहब, हमारा एक सोर्स कहता है कि आप अपनी सैलरी का 50% बच्चों की एजुकेशन के लिए देते हैं, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं। ये जो भी पूछने वाले जो भी शख्स है, आपको आदरपूर्वक नमस्कार। मैं यही आपको बताऊंगा कि भगवान ने बोलो, खुदा ने, ईश्वर, अल्लाह जो भी है या प्रकृति ने बोलो कि हमें इतना दिया है कि हम अच्छी तरह से जी सके। सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ है तो हम खुद अपने लिए जीवन जीने में ज़्यादा खुशी नहीं है, हमने अनुभव पाया है। औरों को जितना ज़्यादा देते रहेंगे इतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, आपको मिलेगा भी उतना। तो देते रहो और जो करते हो उसको नेकी करो और दरिया में डालो। तो वैसा करते रहो। कई बार बहुत सारी ऑफिसर के बारे में रूमर्स भी होती है, कौन क्या करता है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए कि हम क्या करें देश के लिए, इस अपने समाज के लिए, वो सोचते रहे। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। सर, क्राइम फ्री नागपुर, ये सपना आप देखते हैं, ये सपना आप चाहते हैं कि नागपुर की हर सिटीज़न देखे और इसको पूरा करे। सर, आपको पब्लिक से क्या सहायता चाहिए? आपको नागपुर के हर नागरिक से क्या सपोर्ट चाहिए? पुलिस तो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया अच्छा आपने सवाल पूछा, लास्ट सवाल है। तो मैं नागपुर शहर पुलिस वासियों को यही चाहूँगा कि हर एक अपने आप को आईने में देखे और उस आईने में उनको ना खुद का यूनिफॉर्म पहना हुआ चेहरा देखे और खुद पुलिस बने, हर एक पुलिस बने। और जैसे पुलिस करते हैं कि डाउटफुल रहे, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ प्लान हो रहा है, कहाँ पर लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, कहाँ ड्रग बेच रहा है।
उसके बारे में सजग रहे, कंप्लेंट्स करे, ज़्यादातर पुलिसों से जुड़े, और ऐसे जो लोग हैं कि जो ऐसे इनसे 100% हेट करे, डरे नहीं। मैं आपको आपके इस लाइव शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, जो बदमाश हरामजादे होते हैं, कि जिनके पास कुछ ताकत नहीं होती, निर्बल नैतिक बल नहीं होता, वही लोग क्राइम करते हैं। उनसे कभी भी नहीं डरना चाहिए। कि देखा है हमारे पास बहुत सारे ऐसे माइथोलॉजिकल ये भी है कि 5 ही लोग होते हैं, 100 लोगों को मार डालते हैं, जो घोर होते हैं उनके। तो ऐसे लोगों को, जिनके पास नैतिक बल है, उनको डरना नहीं चाहिए। तो हर एक पुलिस बने तो जरूर एक दिन नागपुर शहर जो है वो क्राइम फ्री हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% क्राइम फ्री होना ही है, क्योंकि क्राइम फ्री 100% होगा तो ये जो पहले से आया हुआ है, तो वैसे तो लोग रहने हैं, क्योंकि अच्छाई का कोई मूल्य वो तो बढ़ता रहेगा। लेकिन हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, अपना शहर बहुत सुंदर हो, और उस सुंदर शहर में कोई भी क्राइम ना हो, एक मत हो लोगों का, मिलजुल कर रहे। जैसे हर एक की भाषा के लिए उनका सम्मान हो, स्त्री पुरुष के लिए सम्मान हो, कहाँ भी ड्रग ना बेचा जाया गया, कहाँ भीख ना मंगे हुए बच्चे दिखाई दे, कहाँ पे एक्सटॉर्शन हो, न अवैध साहूकारी हो। ये हो सकता है। जरूर हम पॉजिटिव वाइब्स तो शुरू करते हैं, तो ये सपना है, जरूर पूरा होगा। मैं राज आपके सब दर्शकों को लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि आज 26/11 है। हमारे लिए वैसा वो दिन था, बहुत दुर्दैव का दिन था, जिस दिन हमारे इतने बड़े ऑफिसर अशोक कामटे साहब थे, हेमंत करकरे साहब थे, विजय साळस्कर साहब थे, और भी बहुत तुकाराम ओंबाळे जैसे। तुकाराम ओंबाळे साहब ने तो डायरेक्ट एक हरामजादा टेररिस्ट था, उसको लाइव पकड़ा था, खुद के छाती पर गोलियां लेते। तो उससे ज़्यादा शौर्य का, गैलेंट्री का कहाँ दुनिया में आपको दिखाई देगा कि काम हो सकता है। तो तुकाराम ओंबाळे साहब ने वो किया था, हवलदार थे वो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के भी, जो गढ़चुली में, गोंदिया में, चंद्रपुर, या पूरे महाराष्ट्र में कहाँ शहीद हुए हैं। कोरोना के कारण भी 298 लोग अपने पुलिस में शहीद हो गए। तो आज के इस भारतीय संविधान दिन के अवसर पर इन सबको, कि जो संविधान को बचा रहे हैं, उनको याद करना जरूरी है। और उनकी फैमिली है, जो उनके जो कर्ता धर्ता थे, जो करने वाले, तो उनके घर में नहीं है, वो अपना जीवन जी रहे हैं। कि ऐसी और भी फैमिली न हो, इसके लिए हम कामना करते हैं। आपका सहयोग जरूरी है। आप जितना पुलिस के लिए सहयोग करेंगे, और जितना भी नागपुर शहर पुलिस ने काम किया है, या महाराष्ट्र कर रही है, ये पूरा अर्पित है आप सब लोगों के लिए। क्योंकि आप में से ही कोई ऐसे जाबाज लोग होते हैं जो हमें माहिती देते हैं कि यहाँ पर ये चल रहा है, ये हरामजादा है, और उसके ऊपर ही हम कार्रवाई करते हैं। तो हमसे बड़ा रोल वो पुलिस वाले का रोल प्ले करते हैं। उन सबको भी हम याद करते हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। और आज के इस 26/11 के इस दिन पर उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने अब हमें इतनी ऐसी बातें बताई जो शायद समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी बात थी कि नागपुर एक क्राइम सिटी नहीं है, नागपुर एक क्राइम फ्री सिटी की तरफ दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। नागपुर पुलिस बहुत प्रबल काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और जिसमें नागपुर का खुद का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आपके जैसे ऑफिसर्स हमें बहुत जो विश्वास दिलाते हैं कि हमारा शहर
एक बड़ा खूबसूरत शहर है और इसको हमको खूबसूरत ही रखना चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बहुत परेशान किया इंटरव्यू के लिए, उसके लिए माफ़ी। और पर आपने वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। राजमाने सर एक बात अपनी हर जवाब में कहीं ना कहीं कह रहे थे, और वो ये बात कह रहे थे कि पब्लिक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सिटीजन्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पुलिस की किसी भी कार्रवाई में, पुलिस के किसी भी एक्शन में। जब तक नागरिक पुलिस को अपना सहयोगी, अपना दोस्त बनाकर नहीं चलेंगे, जो हम सपना देख रहे हैं क्राइम फ्री नागपुर का, वो पूरा होने में वक्त लगेगा, और वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। तो आप अपना वक्त बचाएं, नागपुर पुलिस के ऐसे जाबाज ऑफिसर्स को सपोर्ट करें, स्टैंड बाय करें, उनको अपडेट करें। कोई भी चीज़ आप देखते हैं अपने आसपास जो आपके हिसाब से सही नहीं है, आप अपडेट करें, नागपुर पुलिस उस पर कार्रवाई डेफिनेटली करेगी। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और वो किसी ने कहा है कि अभी तो सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का वक्त आया था, नागपुर का दौर आएगा, और वो दौर हम सब मिलकर बनाएंगे। एंड अबव ऑल, जिंदा रहें। जय हिंद।